हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भूगोल जो कि जल संसाधन इकाई 1 का है, इसमें देखेंगे कि जल संसाधन क्या होती है और हमारे लिए यह किस तरह उपयोगी है। प्यारे बच्चों, देखो, जल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मृदु या मीठा जल और दूसरा आपका है लवणीय या खारा जल। इसका दो नाम है, एक मृदु जल कह सकते हैं, एक लवणीय जल कह सकते हैं। तो मृदु जल जो है वो मीठा जल होता है और लवणीय जल जो है वो खारा जल होता है। अब देखते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। मीठा जल की परिभाषा क्या होती है। मीठा जल वैसे जिसका उपयोग हम लोग पीने में करते हैं। स्वतः बात है, जिस तरह नाम भी है मीठा जल, यानी कि हम लोग पीने में ऐसे जल का उपयोग हम लोग पीने में करते हैं, उसे ही मीठा जल कहते हैं। यह जल पृथ्वी पर लगभग 2.5 से लेकर के 3% पीने योग्य मीठा जल है। यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर जो जल है, इसका औसतन है कम से कम 2.5 से लेकर के 3% ये पीने का योग्य जल हमारे लिए अवेलेबल है। यानी कि हमारे लिए धरती पे पाया जल अवेलेबल है। उसके बाद देखो लवणीय जल क्या होती है। लवणीय जल, आप देखिए लवणीय जल क्या होती है। तो वैसा जल जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, वैसा जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, लवणीय जल कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग पीने में नहीं करते। देखो, जो खारा जल, जो नमकीन जल वगैरह होता है, क्या उस जल को हम लोग पीने में यूज करते हैं? नहीं करते हैं। जो लेकिन थोड़ा सा स्वादिष्ट होता है, पानी में पीने में अच्छा लगता है, उस जल का उपयोग हम लोग पीने में करते हैं। उसका जो लगभग 2.5 से लेकर के 3% इस धरती पे है, तो वो लोग हम पीने में इसका यूज करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर यह जल 97 से लेकर के 97.5% तक पाया जाता है। यानी कि जो मेरा लवणीय जल है, ये पृथ्वी पर लगभग आपको 97% से लेकर के और 97.5% तक पाया जाता है। देखिए, ये अच्छा सा आप लोग पढ़िए, चूँकि ये देखिए ऑब्जेक्टिव 1 है। ऑब्जेक्टिव रह सकता है कि हमारे पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल नहीं है, वो कितना प्रतिशत में है। तो आपका रहेगा 97%, 95%, 98%। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आप दे सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो भी पढ़िए और अच्छा तरीका से पढ़ चलिए। जे कि पृथ्वी पर यह जल 97% से लेकर के 97 लगभग 5% तक पाया जाता है। यह जल मुख्यतः कितने प्रकार देखो, यह जल को निम्न यानी कि जल को मुख्यतः 4 प्रकार में बांट सकते हैं। यानी कि मुख्यतः पहला है आपका भूपृष्ठीय जल, दूसरा आपका है भूमिगत जल, तीसरा आपका है वायुमंडलीय जल और चौथा आपका है महासागरीय जल। देखिए, नाम से सबका अलग अलग स्पष्ट हो रहा है। भूपृष्ठीय जल, ठीक है, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। भूपृष्ठीय मतलब जो धरती पर अवेलेबल है। उसके बाद देखिए भूमिगत जल, जो जल हम लोग धरती से निकालते हैं, जैसे कि चापाकल हो गया, सबमर्सिबल हो गया, बोरिंग हो गया, इस तरह से जो जल हम लोग निकालते हैं, यानी कि जो धरती के अंदर से जो जल निकालते हैं, उसी को हम लोग बोल सकते हैं भूमिगत जल। उसके बाद चलिए वायुमंडलीय जल। तो वायुमंडलीय क्या होता है? जो हम लोग आकाश से जल की जो प्राप्ति होती है, वही हम लोगों का वायुमंडलीय जल कहलाता है। उसके बाद देखिए, नाम से स्पष्ट पता चल रहा है महासागरीय जल। जो जल महासागर से हम लोग मिलता है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं महासागरीय जल। अब देखते हैं बारी बारी से इनमें। कहता है प्राणियों में 65% जल पाया जाता है। यानी कि जो प्राणियां हैं, जिसमें जीव जंतु, उसमें क्या होगा, जिसमें जीव हो उसमें लगभग आपका 65% जल पाया जाता है। पौधों में भी क्या होता है, 65% लेकर के 99% जल पाया जाता है। देखिए, ये मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना आखिर क्या होती है और इससे आप समझते क्या है?
देखो, यह वैसी परियोजना है जिसमें एक साथ कई प्रकार के कार्य को संपादित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये एक साथ बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं तथा एक स्थान से विभिन्न प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं, यानी कि एक ही स्थान से हम विभिन्न प्रकार का लाभ ले सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं, या फिर बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। साफ साफ लिखा है कि देखो, वैसा परियोजना जिसमें एक साथ कई प्रकार के हम लोग काम ले सकते हैं, कार्य का मतलब काम होता है, काम कर सकते हैं, साथ ही साथ कहते हैं एक स्थान से विभिन्न प्रकार के लाभ को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर हमको सारा कुछ मिल सकता है। ऐसी परियोजना को हम लोग को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे देखते हैं, देखिए जैसे में कहता है कि एक परियोजना बिजली उत्पन्न करता है। सपोज मानो देखिए, एक ऐसी परियोजना जहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है। अब वहाँ देखो, बहुत एक ही जगह से बहुत सारा चीज़ मिलता है, हम लोगों को उससे रोशनी मिलती है। उसके बाद देखो, मछली उत्पादन करना, सिंचाई करना, एक ही जगह सिंचाई करते हैं, एक ही खेत में कई प्रकार के हम लोग काम करते हैं, वहाँ से कई प्रकार अनाज उत्पादन करते हैं। तो कहता है एक वैसा परियोजना जिसमें एक साथ कई प्रकार के कार्य को संपादित किया जा सकता है, या वैसा परियोजना जिसको हम विभिन्न प्रकार के काम में लिए जा सकते हैं, उससे लाभ लिए जा सकते हैं। देखो, एक ही खेत में कई प्रकार के हम लोग फसल उगाते हैं। तो ये कहने का मतलब एक ही जगह से हम लोग कई प्रकार से लाभ उसको ले सकते हैं। वैसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना। अगला देखते हैं, देखिए बोले थे कि भूपृष्ठीय जल। आपका क्या बोले थे? भूपृष्ठीय जल। पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाला वर्षा के जल 20% वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, और कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है, तथा अधिकांश जल नदी, झील, तालाब आदि में चले जाते हैं। उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। देखो बाबू, समझने वाली बात है, कहते हैं भूपृष्ठीय जल। जब लोग बारिश जब होती है धरती पे, क्या होता है, कुछ जल जो है धरती में रिस कर, यानी कि जो धरती में घिस कर तो अंदर चला जाता है। कुछ जल क्या होता है, वाष्प द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, यानी कि वाष्प द्वारा उड़ जाता है, गर्म होने पर जो वाष्प द्वारा उड़ जाता है। और कुछ जल क्या होता है, कुछ झील में चला जाता है, कुछ नदी में चला जाता है, कुछ तालाबों में चला जाता है, और कुछ गड्ढे स्थानों में चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। इसी को हम लोग बोल सकते हैं भूपृष्ठीय जल। किसी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। देखो, सिंपल सा बात है, बहुत आसान सा शब्द में आप लोग आराम से एक बार सुनिए और समझ जाइएगा। देखो, पृथ्वी के तल पर, यानी कि पृथ्वी तल मतलब सतह, जिस पे पानी, और जैसे सपोज मानो बारिश होती है तो पृथ्वी पे गिरती होगी, धरती पे गिरती होगी। धरती पे गिरने के बाद कहते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा पानी क्या होता है कि धरती के अंदर ही चला जाता है। बिल्कुल नहीं। कुछ पानी होता है जो धरती के अंदर चला जाता है, कुछ पानी नदी के अंदर चला जाता है, नदी में चला जाता है, कुछ पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल। दूसरा आपका है, देखिए भूमिगत जल। देखिए, आपको बताया, तभी बताया था कि भूमिगत जल क्या होती है। सिंपल सी बात है, सब परिभाषा में देखो, नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। बिल्कुल, देखो, भूमिगत जल वर्षा का जल धारा तलीय छिद्रों में रिस कर कठोर शैलियों के आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहता है। एक इसका एक और परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, वैसा जल जिसको हम लोग भूमि से अंदर से निकालते हैं, भूमिगत जल कहलाता है। यानी कि जो हम लोग चापाकल होता है, समरसेबुल होता है, जो मोटर इत्यादि से हम लोग पानी निकालते हैं, जो मशीन द्वारा हम लोग पानी निकालते हैं, तो कहाँ से निकालते हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं रखा हुआ, भूमि के अंदर से निकालते हैं, लेकिन धरती के अंदर से निकालते हैं, तो उसी को तो हम लोग बोल सकते हैं भूमिगत जल। यानी कि भूमि के अंदर जो जल प्राप्ति होती है, वही जल हमारा क्या होगा, भूमिगत जल। बिल्कुल। अब जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? जल के स्तर नीचे गिरना जल संकट कहलाता है। जल के संकट क्या होता है? तो जल का जो स्तर, जो जल स्तर है, तो नीचे गिरना ही जल संकट कहलाता है। अब देखो, आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन? क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन? एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी मतलब क्या? सरकारी संगठन नहीं है, सॉरी, है, जिसमें स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरण वैज्ञानिक और मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरकार बांध के विरोध में आंदोलन किया था, उसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, जिसको NGO कहते हैं, जो स्थानीय लोगों, किसानों,
पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित किया था। उसे ही क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें होता है कि आमतौर पर लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण का त्याग कर स्थापित करना पड़ता है, जिसके बदले सरकार द्वारा उसे मुआवजा दिया जाता है। ऐसी चीज को हम लोग कह सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से आप लोग क्या समझते हैं? जल एक उपयोगी संसाधन है, बिल्कुल। देखो, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। अगर जल नहीं है तो क्या हम लोग आसानी से जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी सकते हैं। तो ऑक्सीजन के अलावा हमें जल की भी आवश्यकता होती है अपनी जीवन यापन करने के लिए। अगर जल नहीं होगी तो क्या हम लोग अच्छा से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं? अरे जीवन यापन तो दूर की बात, हम लोग सही से सांस तक भी नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल जी ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहता भी है कि जल ही जीवन है। आप लोगों से भी कहते हैं, आप जल को स्टोर कीजिए, सेव कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। आपको जितना ही जल का आवश्यकता होती है उतना ही जल आप लोग इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नल खोल दिए, पानी बहे जा रहा है, आपको कोई काम भी नहीं, बस काम 2 लीटर पानी का, आप वहाँ पे 50 लीटर पानी बहा दिए। इस तरह जल वेस्ट करने से आप लोग कभी न कभी जल की कमी हो सकती है, और हमारे देश में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल की कमी है। चलो ठीक है, माने कि बिहार में अभी जल की उतना दिक्कत नहीं है, फिर भी आप जाइए क्राउड एरिया में, जो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे पटना वैसे क्षेत्र में जाइए, वहाँ को आपको जल नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र में आप कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको पानी के लिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, जल ही जीवन है, जल को सेव कीजिए, जल को सुरक्षित रखिए। बिना काम को से मत बहाइए, रोडों पे, नालों में ऐसे मत बहाइए। जब तक आपको काम है तब तक काम कीजिए, फिर उसको बंद करिए, अपना आराम से काम करिए। ऐसे कि देखो, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच नदी के जल का बंटवारा अभी तक विवाद से घिरा हुआ है। कहता है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय जल का विवाद क्या है, इसके लिए समझते हैं कि जल एक उपयोगी संसाधन है जो सभी के लिए आवश्यक है, इसीलिए जल को बंटवारा किया जाना जल विवाद है। भाई, जल तो सबके लिए संसाधन है, जो जल सबके लिए जरूरी है, उसको बंटवारा करके काहे विवाद खड़ा करते हैं? यही कह रहा है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच नदी के जल का बंटवारा अभी तक विवाद से घिरा हुआ है। कोसी नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी आपका बहुत बहुत मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छा से देखिए। कोसी नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? कोसी नदी घाटी परियोजना काफ़ी विकसित परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। अब देखो भाई, बिजली हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरत है। अगर बिजली नहीं रहेगा तो हम लोग क्या जी सकते हैं? चूँकि इसलिए नहीं जी सकते हैं कि रोशनी नहीं रहेगी। साथ ही साथ हम लोग पंखे का लगा रखे हैं, हम लोग एसी का लगा रखे हैं, हम लोग बहुत कुछ ऐसा चीज़ जो हम लोग बिजली पे काम करते हैं, खाना बनाना, बहुत ऐसा चीज़ जो बिजली के बिना संभव ही नहीं है। तो क्या होता है, नदी घाटी परियोजना एक ऐसी परियोजना है, ये इतना विकसित परियोजना है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न किए जाते हैं, तथा मछली पालन एवं बिहार के उत्तरी क्षेत्र में फसलों की सिंचाई की जाती है। यहाँ उत्पन्न किए जाने वाली बिजली से देश के कई भागों में बिजली की आपूर्ति होती है। बिल्कुल बात सही है। हमारे क्षेत्रों में जो बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है, उसमें काफ़ी फसल नदी से सिंचाई किया जाता है। बहुत सारी फसलों को नदी से पानी दिया जाता है, ताकि अच्छा से फसल हो और अच्छा से फसल उगाया जाए। इसीलिए हमारे लिए कोसी नदी घाटी परियोजना एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। और ये आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपको भी सामने आ गया कि ऐसी परियोजना है जिससे हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, साथ में हम लोग सिंचाई के लिए काम करते हैं, पानी से बहुत सारे काम करते हैं, और हम जो बिजली उत्पन्न करते हैं, ये बिजली बहुत ऐसे क्षेत्रों में हम लोग इसको भेजते भी हैं। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना क्या है? यह परियोजना बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना। प्राचीन मतलब, ये प्राचीन मतलब होता है क्या? प्राचीन मतलब बहुत पुराना होता है। ये घाटी परियोजना क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो बहुत बहुत पुराना परियोजना है। इसका विकास 1874 ईस्वी में किया गया था। इसका विकास देखो, अभी कहाँ है, 2024, और कब विकास हुआ था? 1874 ईस्वी में किया गया है। इसकी कुल लंबाई 1130 किलोमीटर है, 1130 किलोमीटर है। पूरब
की नहर से पटना, गया, औरंगाबाद जिले के 3 लाख हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई की जाती है। अब इस परियोजना से देखो, इस परियोजना से कितना सिंचाई किया जाता है। इस परियोजना से क्या होता है, इस विकास में इसका विकास जो 1974 में किया गया था। कुल लंबाई कितना है, 1130 किलोमीटर है। पूरब की नहर से पटना, गया, औरंगाबाद जिले में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। अब देखते हैं, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। वृक्षों के घनत्व पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। एक मिनट बच्चा, 1 मिनट। आज के क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में देखेंगे हम लोग वन एवं प्राणी के संसाधन। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका वन एवं प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। दूसरा आपका है, देखिए, हिमालय ये क्या है। उसके बाद देखिए, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, रेड डाटा बुक क्या होती है। अगला है आपका ग्रीन बुक क्या है। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति क्या है, जो भी हाल ही में बिहार में जो वन की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन क्या है। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे वन एवं